गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछला जो वीडियो बनाए हैं, हमारे पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं। उसमें प्रथम जो हमारी बेसिक जानकारी थी, प्रथम वाले वीडियो में जो अपना फर्स्ट पार्ट था वर्ण विचार में स्वरों का वर्गीकरण, वो आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा। और इसकी कनेक्टिविटी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप आगे से आगे हर वीडियो देखते जाइए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आज हम जो मतलब प्रस्तुत करने जा रहे हैं, व्यंजनों का जो हमारा वर्गीकरण चल रहा था उसको मैं पहले, हो सकता है अपने चैनल पे कोई नए विद्यार्थी हो तो इसलिए इसको वापस कनेक्टिविटी में जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो अब आप देखिए, व्यंजन वर्ग जो थे हमारे प्रतंत्र वर्ण, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। स्थान की विविधता के आधार पर ये एक वर्गीकरण था। यहाँ पर स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के आधार पर, ये हमने विविधता के आधार वाला कल पढ़ा था। स्थान की विविधता के आधार पर हमने कल यहाँ पर ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, स्थान की विविधता के आधार पर, विविधता के आधार पर ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। स्थान की विविधता के आधार पर जो आपका ये वर्गीकरण है, ये स्थान की विविधता के आधार पर है। इसमें हमारा जो वर्गीकरण था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष् व्यंजन, इससे संबंधित हम बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये काउंटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर समझा दिया था कि स्थान की विविधता के आधार पर जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनकी संख्या 25 होती है, 25। इसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ लिया था। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है और उष्ण व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। अब एक किस प्रकार से कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमारा जो वर्गीकरण है वो चल रहा था। तो हमारा जो स्पर्श व्यंजन था, यानी स्पर्श व्यंजन से संबंधित जो हमारी बात चल रही थी, वो हमने यहाँ पर कल पढ़ी थी। सभी को अच्छी तरह से पता है इस बारे में कि हमने कल पढ़े थे स्पर्श व्यंजन से संबंधित। स्पर्श व्यंजन से संबंधित जो हमने कल पढ़ा, उसी को मैं थोड़ा सा एक बार आज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे चैनल पर अगर कोई नए विद्यार्थी भी हैं उनको भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, मैंने यहाँ लिखा वर्गीय व्यंजन। हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, वर्गीय व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब है आपके यहाँ पर छूना, यानी हमारे मुख के किसी न किसी अवयव से स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन की संख्या दी गई है। स्पर्श व्यंजनों की संज्ञा में इसको रखा गया है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क, च, त, त, प, ये आपके 5 वर्ग आते हैं। इसके अंदर क वर्ग में ये है क, ख, ग, घ, उन, च, छ, ज, झ, उन, ट, ठ, ड, ड, उन, त, थ, द, ध, उन, प, फ, ब, भ, और म। इस प्रकार से ये यहाँ पर आपके 25 हो जाते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि शुद्ध वर्णों की संख्या, या मैं कह सकते हैं कि वर्णों की संख्या जो थी उसमें, और एक जो आपके जिसे मूल वर्ण भी कह सकते हैं, टोटल कितने थे? 44। हमने 11 पढ़ लिया स्वर, अब 33 पढ़ रहे हैं हम व्यंजन। 33 के अंदर से 25 ही आ गए, अब 8 अलग पढ़ेंगे। उसके बाद होंगे आपके 44। टोटल 52 वर्ण कैसे बन रहे हैं, ये सारी ही जानकारी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारा जो वर्गीय व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण था विद्यार्थियों। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये जो इसके आधार से जो हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपके एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यानी ये व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा है, व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए आप, व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। इसमें से हमने जो पहले नंबर पे जो हमने कल पढ़ा था, या जो हम पढ़ रहे हैं, वो था आपके स्थान की विविधता के आधार पर। स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के आधार पर, यह आपका वर्गीकरण था स्थान की विविधता के आधार पर। चलिए नेक्स्ट जो आपका नंबर 2 है, वो है आपका यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर।
अब ये जो प्रयत्न के आधार पे जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से आगे भी डिवाइड है, जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उससे रिलेटेड फिर वहाँ पर आ जाएगा किस प्रकार इसको आभ्यंतर में बांटा गया है, बाह्य में बांटा गया है, आभ्यंतर में कौन कौन से, बाह्य में कौन कौन से हैं। फिलहाल हमारा जो वर्गीकरण चल रहा है वो है आपका स्थान की विविधता के आधार पर। स्थान की विविधता के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण चल रहा है उससे रिलेटेड हम जानकारी कर रहे हैं। उसमें हमने जो कल पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, यानी हमने इसमें कल स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, ये अच्छी तरह से आपके समझ में भी आ गए। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है और इसमें कौन कौन से कै च ट त प वर्ग आते हैं। आज हम नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप अंतस्थ व्यंजन, ये है आपके अंतस्थ व्यंजन। देखिए आप अंतस्थ व्यंजन, इसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो अंतस्थ का मतलब होता है आंतरिक। अंतस्थ का मतलब होता है यहाँ पर आंतरिक, यानी ये ऐसे व्यंजन है, ये ऐसे व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण आंतरिक दृष्टिकोण से होता है। ये स्वर और व्यंजन दोनों की ही श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। स्वर व्यंजन का मतलब इसमें यह है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो हमारी 4 होती है वह कौन कौन सी है, ये, र, ल और ये व। ध्यानपूर्वक देखिए आप, ये, र, ल और व, इनकी संख्या कितनी हो रही है अपने पास में यहाँ पर 4। इनकी संख्या हमारे सामने है 4। अब देखिए आप ये, र, ल, व, यानी इसको हम ये जो यहाँ पर ये और व दे रखा है इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इसे हम यहाँ पर अर्धस्वर भी कह सकते हैं। ये भी अर्धस्वर है, ये भी अर्धस्वर है, इसलिए व्यंजन और स्वर दोनों में ही गिने जाते एक तरह से। ये आपका पता आपको प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, इसको प्रकंपित व्यंजन, यह है आपका प्रकंपित व्यंजन। और यह है आपका पार्श्विक व्यंजन, यह है आपका यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन, बगल वाला व्यंजन बोल सकते हैं आप इसको। ये रगड़ खा करके प्रयोग होता है इसलिए र इस तरह से बोला जाता है। हालांकि इसका जो वर्गीकरण है वो हमारा प्रयत्न के आधार पर, जो हम उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे बाद में, उसमें भी आएगा इसका वर्गीकरण। ये आपके समझने के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अंतस्थ व्यंजन, आंतरिक व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन दोनों में समाहित किए गए एक तरह से, क्योंकि इसमें ये और वह जो है ये आपके अर्धस्वर भी गिने जाते हैं। र और ल, यानी ये, र, ल, व। इसका क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जैसे आप मैंने यहाँ लिख दिया ये, र, ल और ये व। यहाँ लिख दिया मैंने ये, ल, र और ये व। यहाँ आ गया आपका ये, व, र और ये ल। यानी इस प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत करके वहां पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। देखिए अब सही क्रम जब पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से उसका आंसर देते हैं। आपके सामने ये, र, ल, व, ये, ल, र, व और ये, व, र, ल। मैंने 4 आपके सामने 3 ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने। इन तीनों में से आपको पता लगाना है। अब तीनों में से जब आप इसमें पता लगाएंगे, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको हम पहले ही नेगेटिव में छोड़ देते हैं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें थोड़ा ध्यान दे करके उसको अलग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ये, व, र, ल, अधिकतर जगह पे आपको ये भी मिल जाएगा लिखा हुआ। कारण उसका ये है, ये हमारा दृष्टिकोण चलता है संस्कृत में, ये चलता हमारे संस्कृत में। यानी संस्कृत के अंदर जैसे मान लो आरपीसी वगैरह के कोई भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर, तो ये, व, र, ल, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी का आपने नाम सुना होगा। संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी चलती है, उसके अनुसार इस जो अंतस्थ व्यंजन उनको जो मान्यता दी गई है वो इस तरह से दी गई ये, व, र, ल। हमारे हम जो यूज करते हैं हिंदी में वो होता है आपका ये, र, ल, व। इसका मतलब ये राइट हो गया, ये तो रॉन्ग है इससे, और ये संस्कृत के दृष्टिकोण से है। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये भी हमें एक ध्यान रखने लायक बात है, ताकि हमारा एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। स्पर्श व्यंजन हो गए 25, इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके 4। अब इसके बाद हम चल रहे हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन,
उष्म व्यंजन का मतलब एक तरह से हो गया गर्म या घर्षण, हम यहाँ पर कह सकते हैं गर्म या फिर घर्षण, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण हो, यानी हमारी जो आंतरिक दृष्टिकोण उससे हम जोर लगा के इनको बाहर निकालेंगे, बोलेंगे तो उष्मा बाहर निकलती है। उष्मे व्यंजन, घर्षण व्यंजन, उष्मीय व्यंजन बोल सकते हैं हम इसको, उष्मीय, यानी इसमें उष्मा बाहर निकलती है। ये अलग अलग नाम है इसके, किसी प्रकार के नाम से आप बोल सकते हैं। गर्म व्यंजन, घर्षण, उष्मे व्यंजन, ये सभी इसमें प्रयोग हो रहे हैं। उष्मे व्यंजन, ये उष्म व्यंजन है, इसका नाम हो गया उष्मे व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिए आप, श, स और है। ध्यान से देखिए आप, सभी का उच्चारण अलग अलग है। ऐसा नहीं है हम स सारे से बोल दिए, पता नहीं चला किस कौन सा से हम उच्चारण कर रहे हैं। श इचुएशन हम तालु, यानी ये तालव्य वर्ण है। श हम बोलेंगे शंकर, डिफरेंस नजर आना चाहिए, ये नहीं है सलमान, जीभ जो है आपकी दांत के टच हो रही है, इसका मतलब है सलेट वाला बोल रहे हो आप वहाँ पर। लेकिन आपने बोला शशांक, शंकर, ये आपने ये बोला। एक होता है षटकोण, ऋतु रसना मूर्धा, ये मूर्धन्य वन है, और है तो आपको अच्छी तरह पता है ही, वह विसर्जनम कंठ, ये कंठे वन है। इस प्रकार से हम श, स और है, जो हमारे चार व्यंजन वर्ण है, ये कौन से वर्ण है, उसमें वर्ण, उसमें व्यंजनीय वर्ण। अब आप देखिए चार ये हो गए, चार आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, ये हो गए 33 तो ये हो गए, और स्वर हो गए थे आपके 11, यानी 44। यानी हमने 44 के बारे में पढ़ लिया, जिसे हम मूल वर्ण भी कह सकते हो आप इनको, ये मूल वर्ण भी हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं शुद्ध वर्ण, शुद्ध वर्ण भी इसे आप बोल सकते हैं, मूल वर्ण या फिर ये शुद्ध वर्ण। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमें टोटल वर्ण कितने लाने, हिंदी भाषा में टोटल वर्ण की संख्या 52 होती है, और हमने ये कुल वर्ण जो हैं इनकी संख्या लानी है। अभी तो कुल वर्ण जो 52 है, इनकी संख्या हमारे सामने अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अभी तो हमारे मूल वर्ण जिसे हम शुद्ध वर्ण बोलते हैं वो ही आए हैं अभी तक हमारे सामने। अब हमें 52 लाने, 44 हो गए, आप काउंटिंग करते हुए चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का जो अंदर आगे जो पार्ट होता है वह है आपका संयुक्त व्यंजन। देखिए दोस्तों, आपको पता लग रहा होगा ऐसे ही कि संयुक्त अर्थात दो जुड़े हुए, संयुक्त मतलब आपस में जुड़ा हुआ, दो मिले हुए, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो से मिलकर के बनते हैं। अब इनकी संख्या भी देखो आपके सामने 4 होती है, इनकी संख्या भी आपके सामने 4 होती है। अब ये होते कौन कौन से देखिए आप, क्षेत्र, गे और ये श्रेय। ध्यान से समझना आप इसको कि किस प्रकार से एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है, चारों में से जो दे रखा हो आपको पता लग जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। श किसमें मिलकर के बना है, क्षत्रिय जो है हमारा किससे मिलकर के बना है एक तरह से। त्रय त्रिशूल, ये त्रय किससे मिलकर बना, गे ज्ञान, श्रय श्रमिक, इस तरह से ये किस किस से मिलकर के बने। कितनी बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बने। देखिए आप, हम जब इसकी बात करते हैं श, तो ये बनता आपका क, श और ये अ। अगर हम इसकी बात करते हैं त, र और ये अ। अगर आप इसकी बात करते हैं जे, गे, च वर्ण का पंचम अक्षर है ये, और ये अ। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं श, र और ये अ। ध्यान से देखिए, इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और विशेष बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किस किन वर्णों से ये मिलकर के बने हैं, सीधे सीधे इस तरह से दे दे तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हलंत, सभी वर्णों में यहाँ पर हलंत लगना अति आवश्यक है, और हलंत जब लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें आगे स्वर भी मिलना जरूरी है। देखिए आप, सभी में स्वर मिला हुआ है। लेकिन अगर इसका दृष्टिकोण इस तरह से न आए, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ नहीं आया,
मान लीजिए आपके एग्जाम में ये इस तरह से लिखा हुआ गया कि क और इसमें आपने ये मिलाया यस सर, इस तरह से पूछ लिया, या आप ये देखिए इसमें ये तय और इसमें ये र। अगर आपसे ये पूछ लिया ये ज और ये जा हलंत, और ये आपका श हलंत है इसमें, और ये इसमें र पूरा है। अगर इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ण है, यहाँ पर ये जो वर्ण है दिए हुए आपके सामने, इनमें एक हलंत, इसमें हलंत है, इसमें हलंत दिया हुआ है और इसमें हलंत दिया हुआ नहीं है। यानी हमने इन दोनों को मिला करके लिख दिया, यहाँ पर एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो क वर्ण जो था उसमें ये स जो मिलाया आपने, मूर्धन्य जो वर्ण है वो पूरा मिला दिया। इसमें र आपने यहाँ पर भी पूरा मिलाया, ये भी आपने पूरा मिला दिया और ये भी आपने पूरा मिला दिया। इसका मतलब ये हुआ अगर आप पूरे मिला रहे हो इसके अंदर बिना हलंत के, तो उसमें ए मिला हुआ है, और जब अगर उसमें ए मिला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी आपका राइट है। आप उसको ये नहीं समझे कि रॉन्ग हो गया, वो भी राइट है आपका। बस आपको सिचुएशन देखनी है, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आकर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि त्रय किन वर्णों से मिलकर के बना है। अब उसमें आ गया आपका तय, र, हलंत। अगर यहाँ हलंत दिया हुआ नहीं है मान लीजिए, और आगे ए भी दिया हुआ है, तो फिर वो रॉन्ग होगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तहलन दिया हुआ और आगे र दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब वो भी राइट होगा। बस ये दो ही कंडीशन इस पर अप्लाई होती है, या तो ये वाली स्थिति है नंबर 1, या फिर ये नंबर 2 ये स्थिति है। इसके अलावा इसकी कोई तीसरी सिचुएशन बनती नहीं है। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार ये 4 वर्ण होते हैं, किस प्रकार इसका यूज हो रहा है आपके सामने। समझ चुके होंगे आप। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या हो गई आपकी 4। अब तक हम पढ़े थे 44। 44 में आप 4 और मिला दीजिए, ये हो गए 48। मतलब अभी तक 52 नहीं हुए। टोटल वर्णों की संख्या 52 थी, अभी नहीं हुए, तो इसका मतलब बाकी हैं अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। आपने देखा होगा अंग और अह, ये वाले वर्ण जिसे हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह जो वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं ये जो न तो स्वरों में आते हैं, न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में, अपितु स्वरों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए आप, यानी ऐसे वर्ण जो न तो आपके स्वर में आ रहे हैं और न ही आपके व्यंजनों में आ रहे हैं, लेकिन स्वरों के साथ में इनका उच्चारण किया जाता है, अयोगवाह। इनकी संख्या 2 होती है। ये आप ये बोलते हो अंग और ये अह। देखिए आप ध्यान से, हमने जब स्वर पढ़े थे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, उसके बाद अंग और अह का स्थान आता है। केवल हम जब इसको सिंपल वे में लिखते हैं, हम वर्णमाला की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अलग सिस्टम है। वहाँ पर सबसे पहले अंग वाला, अगर मान लीजिए कितनी बार वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, पहले चंद्रबिंदु वाला क्वेश्चन सबसे पहले मान लो इसमें दिया हुआ है, चंद्रबिंदु वाला वर्ड पहले आता है, उसके बाद विसर्ग वाला आता है, फिर अनुस्वार वाला पहले, उसके बाद चंद्रबिंदु, इस तरह से प्रयोग होता है। ये तो आपका वर्णात्मक दृष्टिकोण है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अंग और अह का, अब तक हमने प्रयोग कहीं नहीं किया। ये आपके
अनुस्वार, इसका जो नाम है वो और इसका जो नाम है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसे हम बोल रहे हैं अनुस्वार। यह है आपका अनुस्वार, ये अनुस्वार है। और यह है आपके विसर्ग। आपने संस्कृत में भी देखा होगा, इस विसर्ग का प्रयोग जो किया जाता है, इसका जो उच्चारण है वो होता हलंत है, यानी आधा है। अगर आप इसको देख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा कंगन, इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने इस मूल स्वर का प्रयोग कर दिया अंग, ये लो ये आ गया यहाँ पर। अगर आपने इधर इसका प्रयोग किया, आपने लिखा पे पान है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंतःकरण, ये अंत है और ये करण। इसी तरह से प्रातःकाल, ये प्रातः और ये काल। देखिए आप, हम जो अयोगवाह की बात कर रहे हैं, ये अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों में इनकी काउंटिंग आती है और न ही व्यंजनों में, अपितु ये स्वरों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग किसके साथ हो रही हैं? स्वरों के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इनकी जो संख्या आपके सामने अंग और अह जो दी हुई है, यह अनुस्वार और यह आपका विसर्ग। अनुस्वार में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कंगन है, अंग है या अह, इसमें आता है आपका विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हम कर रहे हैं है से, हलंत है पूरा नहीं, हलंत है। अब आपके सामने देखिए, आप पहे पान है, थोड़ा सा आपको है का उच्चारण करना पड़ेगा। अंतःकरण, प्रातःकाल, हलंत आप है बोल रहे हैं यहाँ पर। ये है आपके अयोग वाहवन। आप समझ चुके होंगे कि 44 हमने पढ़े थे आपके शुद्ध, उसके बाद आपके 4 हो गए, उसके बाद में आपके 2 हो गए। ये संयुक्त है, ये आपके शुद्ध वन हो गए और ये हो गए अयोग वाहा। ये आपके टोटल हो गए 50 हो चुके हैं। हमारी संख्या कितनी आनी चाहिए? हमारी संख्या आनी चाहिए 52। इसका मतलब है 2 और बाकी इसमें भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वो 2 कौन से बच गए? देखिए आप, 2 बच गए आपके द्विगुण व्यंजन। आप इसे कह सकते हैं द्विस्पृष्ट व्यंजन। द्विस्पृष्ट व्यंजन आप इसे कह सकते हैं ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन। इस प्रकार से इनका कोई सा भी नाम आप ले सकते हैं। और इस प्रकार का नाम जो लिया जाता है उसका कारण क्या है? अलग अलग इसका रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, द्विगुण, द्विस्पृष्ट और ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब होता है फेंके हुए व्यंजन, या हम कह सकते हैं फेंके हुए व्यंजन। अब फेंके हुए व्यंजन का मतलब क्या है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण जब किया जाता है तो वो एकदम से जीभ के द्वारा फेंक दिए जाते हैं। और ये होते हैं आपके ये ड और ये ड। प्यारे दोस्तों, ये ड और ड हमारे जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा स्पर्श से, ये वहाँ पर नहीं आते हैं। ये ड और ड ये अलग तरह से यूज हो रहे हैं, आपके सामने हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है द्विगुण व्यंजन कौन से, द्विस्पष्ट कौन से हैं, ताड़नजात कौन से हैं, तो आपका आंसर होता है ड और ड। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा अड़ना और इसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पर पढ़ना। इन व्यंजनों का प्रयोग कभी भी, अगर आप इसमें नोट लिखेंगे तो इसका नोट हमें क्या मिलेगा? इन व्यंजनों का प्रयोग, इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। समझ चुके होंगे आप, ये नोट आपका इसमें। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं किया जाता। कारण क्या हो सकता है? कारण यह कि ये आपके द्विगुण व्यंजन हैं।
अगर आपने ये यहाँ पर अड़ना लिखा, आप देखिए आप डे में प्रयोग कर रहे हैं, और अगर आपने ये पढ़ना लिखा तो यहाँ पर भी डे के अंदर देख लिया आप, ये बिंदु लगी हुई है। बिंदु का मतलब तात्पर्य यहाँ पर इसमें नुक्ता से है। इसके नीचे ये जो लगा हुआ है, अधिकतर हर चीज़ का नाम होता है अलग अलग तरह से, हर जगह पे नाम दिया हो, लेकिन हम अधिकतर यूज करते हैं यहाँ बिंदु लगाने, बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये लगा हुआ नुक्ता, जो नीचे लगता है किसी भी वन के वो नुक्ता होता है, और अगर आप इसको ऊपर लगाते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, अनुस्वार। आगे जो दो बिंदु लगाई जाती है जिसको हम कह सकते हैं, आप विसर्ग कहते हो आप उनको। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। और आपको ध्यान, आधा अक्षर जो होता है वो हलंत में होता है। अब देखिए आप, द्विगुण द्विस्पर्श ताड़नजात फेंके हुए व्यंजन ड और ड, संख्या हो गई इनकी 2। हमारी संख्या हो चुकी थी पहले 44, ये आपके शुद्ध वर्ण थे जिसे हम मूल वर्ण भी कह सकते हैं। इसके बाद में आपके 4 आ गए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद में आपके 2 आ गए अयोगवाह वर्ण, और इसके बाद में 2 आ गए आपके द्विगुण व्यंजन। अब आप देखिए, देख लीजिए आप सभी अच्छी तरह से दोस्तों, 44 और 4 48, 2 50 और 2 ये 52, यानी ये टोटल हमारे सामने 52 वर्ण आ चुके हैं। इन दोनों वर्णों को हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना। और ये हमारे जो प्रयत्न के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण आएगा, उस वर्गीकरण में ये उच्चारण के आधार पर इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है। मूल रूप से हमने यहाँ पर इसलिए किया ताकि आपको कंटिन्यू में पता लग जाए कि 52 वर्ण कौन से होते हैं। अगर हम यहाँ पर ये 2 वर्ण कंटिन्यू में नहीं पढ़ते तो 50 रहते, फिर 2 हमारे कन्फ्यूजन रहते कि वो कहाँ है। तो ये क्या है, ये आपके प्रयत्न के आधार पर भी आगे आएंगे नेक्स्ट, लेकिन यहाँ बताने का कारण यही है कि कंटिन्यूटी में आपको जुड़ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा 52 वर्ण कौन से होते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि किस प्रकार से हमने जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया है वो स्थान की विविधता के आधार पर जो हमने पढ़ा, किस प्रकार स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अयोगवाह वर्ण, संयुक्त वर्ण और ये आपके द्विगुण व्यंजन, ये टोटल आपके 52 हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। स्थान की विविधता के आधार पे जो हमारा वर्गीकरण था, यानी हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको एक बार रिपीट कर दें ताकि फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। जो आपके स्थान की विविधता के आधार पे था वो आपने अच्छी तरह से पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगे से आगे आ जाएंगे भी आपके ओर। आपके उच्चारण स्थान के आधार पर ये आपका नेक्स्ट होगा, अभी जस्ट अब इसके बाद में वही करेंगे। प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये जो आपका वर्गीकरण इसके आधार पर चल रहा था हमारे, इसमें हमने स्पर्श व्यंजन कल पढ़ लिए थे, 25 मिनट की संख्या होती थी। अंतस्थ व्यंजन, इसे हम आंतरिक व्यंजन भी कर सकते हैं, यानी ये हमारे आंतरिक व्यंजन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक व्यंजन है ये, इसकी संख्या हमारे 4 होती है। देखिए आप, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट आपके इसमें है कि ये र ल व, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से हैं, ये 4 हैं, ये र ल और व। ये र ल व जो हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, उनमें से हम ये और ये आपका व, इसे हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, यानी ये अर्ध स्वर में भी आते हैं। और आपका जो ये है र और ये आपका ये जो ल है, ये आपके प्रकंपित और पार्श्विक जो व्यंजन उसमें भी इनकी श्रेणी है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या हो गई आपके 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हमने अभी चर्चा करी थी कि अगर आपके एग्जाम में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का किसी भी तरह से अगर प्रश्न इस तरह बन के आ जाता है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है, ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ये र ल व, ये आपका शुद्ध है, इसमें ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो दे रखा है, ये हमारे संस्कृत दृष्टिकोण से लिखा हमने, ये व र ल, ये संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माना जाता है, इसलिए ये व र ल है। कुल वर्ण जो हमारे 52 चल रहे थे उसमें से 44 हमारे यहाँ तक हो जाते हैं जब हम उसमें व्यंजन पढ़ लेते हैं। इनकी संख्या स और है, ये उसमें व्यंजन है, ग्रम व्यंजन है, घर्षण व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय हमें जोर दे करके और
हवा बाहर निकालनी होती है, उससे घर्षण कहते हैं, घर्षण होकर के व्यंजन बाहर निकलते हैं। इनकी संख्या हमारे सामने 4 होती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों। आप अच्छी तरह से धीरे धीरे अगर आप इनको अपने माइंड में स्थायी करते हुए चलेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो ये मैं दावा करता हूँ आपसे, ये कभी भी किसी भी श्रेणी में आपसे एग्जाम में गलत नहीं होंगे। लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर आप आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो निश्चित अगली क्लास में उसका समाधान होगा। संयुक्त व्यंजन जो है आपके 4, वो हैं आपके क्षत्र गे श्र, ये 2 से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब 2 का मतलब क्या है, क और श, 2 से मिलकर बना, त और र, इसमें ए मिल गया, ज और ये, श र और ए। इस तरह से ये 2 से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त वर्ण बोल रहे हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं। और इनका जो तरीका लिखने का 2 तरह से होता है, मैंने आपको बताया था। आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, आप इस तरह से भी लिखा हुआ जो है उसका सही रूप मान सकते हैं। अगर ये रूप गलत माना जाएगा तो कहाँ माना जाएगा, अगर ये रूप अगर आपका रोंग होगा तो कहाँ होगा, जब मान लीजिए इसमें हलंत दे रखा हो, अगर जैसे मान लो आपने इसमें हलंत भी लगा दिया, इस जगह पे आपने हलंत भी लगा रहे हो आप, और उसके बाद में ए वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर आपका गलत हो जाएगा वो। अगर आप इसमें हलंत वगैरह नहीं लगा रहे तो इसका मतलब वो सही है आपका। क्लियर। इसी तरह से इनमें जो है ये सारे, इनमें कहीं पर भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा, यानी इनमें अगर हम देखेंगे अच्छी तरह से तो इनमें हलंत का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होगा। अगर आप इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं फिर रोंग हो जाएगा वो, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा हलंत का प्रयोग। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अयोग वहावन, बहुत अच्छा है ये भी, ध्यान से देखिएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, लेकिन वो न तो स्वरों में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में गिने जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण तो स्वरों के साथ में किया जाता है, लेकिन वे न स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में आते हैं, उन्हें अयोग वहा वर्ण कहते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभार पूछ लिया जाए बाय चांस, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। मैं बता देता हूँ, अयोग वहा जो है ये हिंदी में प्रयोग हुआ, और हिंदी में प्रयोग हुआ तो ये वर्ण अलग से बताने वाले कौन थे जिन्होंने इनका प्रयोग किया। उनका नाम था किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी। देखिए आप, ये हिंदी के कोई प्रकार विद्वान ही होंगे, हम ये नहीं कर सकते, हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह से हो, ऐसा नहीं है। किशोरीदास वाजपेयी ये ऐसे एक विद्वान थे जिन्होंने इनका वर्गीकरण प्रस्तुत करके अच्छी तरह समझाया कि इनको न तो स्वरों में काउंट करेंगे हम, नहीं व्यंजनों में, अपितु ये स्वरों के साथ में बोले जाएंगे। बस इतना सा उन्होंने बताया। ये नाम अगर कभी पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं आप, किशोरीदास वाजपेयी ने नाम दिया था अयोगवा। कौन से हैं, अंग और अह, ये अंग और ये अह। अंग और अह में ये आपके अनुस्वार में आ रहे हैं, ये अनुस्वार में प्रयोग हो रहा है, और ये आपका यहां पर विसर्ग में प्रयोग हो रहा है। विसर्ग का उच्चारण है से हो रहा है, अनुस्वार के अंदर अंग जो दिया हुआ आपका ये उच्चारण हो रहा है। हमने बोला कंगन, हमने बोला अंग, इधर हमने बोला देखिए आप पये पान, अंतःकरण, प्रातःकाल। इस प्रकार से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हो गए आपके विसर्ग, जिसका उच्चारण होता है हलंत है, यानी हम इसको है बोलेंगे होंगे। समझ चुके होंगे आप। ये संपूर्ण वर्गीकरण जो चल रहा है हमारा किस आधार पर चल रहा है, ये स्थान की विविधता के आधार पर। नेक्स्ट आपका देखिए आप द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन। ड और ड बोल के देख सकते हैं आप, ड और ड। जब आपकी जीभ इनको बोलती है तो उलेट कर एक तरह से फेंक देती है इनको, इसीलिए इन वर्णों को, इसीलिए इन व्यंजन वर्णों को हम फेंके हुए व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं। और जो सबसे मुख्य बात है प्यारे दोस्तों,
वो ये है कि इन वर्णों का जो प्रयोग है वह कभी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, यानी उसके शुरू में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हमने अड़ना, ये डाया अड़ना, यहाँ लिखा आपने पढ़ना, ये पढ़ना में डाया। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, इस तरह से इनका प्रयोग होता है मध्य भाग में, यानी इनका प्रयोग जो है वो शुरू में नहीं होता है। समझ गए होंगे आप, मैंने इसका नोट भी आपके सामने लिख दिया है। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं किया जाता। प्रारंभ का मतलब क्या है, यानी आप कभी भी इसको ऐसे शुरू नहीं कर सकते कोई भी वर्ड इस तरह से लिख करके, यानी अगर हम इसको लिखते हैं कभी भी तो इस वर्ड को आप ऐसे लिख करके इससे कोई वर्ड आप शुरू नहीं कर सकते। अगर आप कभी लिखते हैं तो ये लिख करके आप इससे कभी कोई वर्ड शुरू नहीं कर सकते, ये तात्पर्य इसके अंदर। अब ये हमारे देख लीजिए आपके सामने 52 हो चुके हैं। 44 आपके शुद्ध वर्ण जिन्हें मूलवी वर्ण कह रहे हैं, 4 आपके संयुक्त, 2 अयोग और 2 आपके द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से ये स्थान की विविधता के आधार पर हमारा वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी हमारा जो नेक्स्ट होगा वह वर्गीकरण होगा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण के आधार पर अलग वर्गीकरण होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर अलग वर्गीकरण होता है। कैसे होता है, किस तरह होता है, हम देखिए इसमें थोड़ा सा अगर संस्कृत का सहयोग ले लेते हैं तो आपके थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा और आप कभी भी कंफ्यूज में नहीं होंगे, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का तो आपको अच्छी तरह से पता है चोली दामन का साथ है। ये दोनों जो भाषाएं हैं ऐसी आपस में चोली दामन का साथ है। हमने संस्कृत से भी हिंदी के अंदर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अगर हम तत्सम शब्द प्रयोग अगर निकाल दें हिंदी में से तो भी थोड़ा अधूरा हो जाता है, इसलिए इनका चोली दामन का साथ है। कितने दृष्टिकोण में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पे आता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, प्रयत्न के आधार पे आएगा। अब आप इसमें देखिए संस्कृत के कुछ सूत्र हैं जो आप याद रखें। इसके बाद है उच्चारण का स्थान, पहले संस्कृत में हो जाएगा। इसके बाद आपका फिर हिंदी के दृष्टिकोण से हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, और फिर आगे आएगा आपके इसमें वर्ण, कौन कौन से वर्ण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा पहला जो सूत्र है वो मैंने लिखा, देखिए आप, ए कु है, आकु है विसर्जनीयानाम, जनियानाम, ये इसी का पाठ है। आकु है विसर्जनीयानाम, हमने यहां पर लिख दिया कंठ है, हिंदी में बोलेंगे इसको कंठे। देखिए आप, हमने सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया, हम जो इसको बोल रहे हैं वो हमने बोला एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, नंबर 1। ये नंबर 1 चल रहा है अभी तक, ओनली नंबर 1 है ये। एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, क्या बोला मैंने, एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। देखिए आप, जब आपने ये कंठ है बोला तो इससे बन गया आपका कंठे वन। क्या बोलेंगे इसको हम, कंठे वन, यानी हिंदी में कंठे बोलते हैं इसको। ये आपके संस्कृत दृष्टिकोण से आपके याद रखने के हिसाब से हैं। अब देखिए आप इसमें से आप इसको अलग करते जाइए, इस सूत्र को आप इसको अलग अलग विस्तार से लिखते हुए चलेंगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए आप, हमने देखो एकु है, यानी सबसे पहले ए का मतलब है इसमें ए और आ दोनों ही वर्ण मिले हुए, इसमें ए और आ दोनों वर्ण मिले हुए हैं। एकु है विसर्ग, इसका मतलब इसमें विसर्ग भी है, इसका मतलब है इसमें ये विसर्ग भी है, ये विसर्ग। एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है।
अब देखो आप मुख्य रूप रह गए इसमें क और है, यानी क वर्ग और क वर्ग के अंदर कौन कौन से बनाते हैं आपके क, ये ख, ये ग, ये घ और ये न, और इसके बाद आपका ये है। देखिए आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं में से इस तरह से पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, आप करोगे वह कंठे। आपसे पूछ लिया ख का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप तुरंत करोगे कंठे। अच्छा, उसको कंफ्यूज में नहीं हो इसलिए आपने इस फॉर्मूले से याद कर लिया, एको है विसर्जन या नाम कंठ है, इससे आपने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट आपका इचुएशनम तालु, इचुएशनम, इचुएशनम तालु जिसे हम बोल देंगे तालव्य वर्ण, जिसे हम बोल देंगे तालव्य वर्ण। अब देखिए आप इचुएशनम तालु में क्या है, ई, इसका मतलब है इसका जोड़ा, ई और ये ई दोनों एक साथ आएंगे इसमें, आप ही ध्यान रखिए यहां पर दोनों एक साथ आते हैं, ई और ई, ये ई और ये ई। नेक्स्ट क्या है, च वर्ग, पूरा च वर्ग आएगा इसमें। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ और ये न, च, छ, झ और ये न। और इसके बाद है इसमें इचुएशनम श, ये और ये श। इन सभी का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है इनको, तालव्य वर्ण कहा जाता है। देखिए आपको सूत्र से बताने का कारण यही है, ये और ये अगर आपको याद हो गए, ये उच्चारण स्थान है, यहाँ बोल रहे हैं अपन उच्चारण स्थान। अगर आप यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यह है आपका उच्चारण स्थान कि कहाँ से उस वर्ण का उच्चारण होगा। क्लियर है, समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से याद करते हैं ए आ विसर्ग क वर्ग ख ख ग, निश्चित है कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना हो जाती है। सारे जो वर्ण है वो कन्फ्यूजन में डाल देते हैं हमें। अगर आप इस तरह से इसको याद रखते हैं, ए कु है विसर्जन नाम कंठ है, कंठे वर्ण कौन से हैं, ए आ विसर्ग क वर्ग है। इचुएशन नाम तालु आराम से याद रख सकते हैं, ई च वर्ग छ छ ज ज, ये और से। नेक्स्ट चलते हैं हम, इचुएशन नाम तालु के बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका इसमें ऋतु रसाणाम मुर्दा। ऋतु रसाणाम मुर्दा, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य वर्ण। और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, देखिए आप री, मूर्धन्य वर्ण है आपके इसमें री, हलंत लगा दीजिए। ट वर्ग, और ट वर्ग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ट, थ, ड, ध और ये न। इस तरह से इसका यूज हो रहा है यहाँ पर, ट, ठ, ड और न। आगे कुछ है इसमें र और ये स। इन सभी का उच्चारण मूर्धन्य वर्ण से हो रहा है। अब आगे आ रहा है आपके इसमें ऋतुलसा मुर्दा के बाद देखिए आप लीलतुलसा नाम दंता। लीलतुलसा नाम ये हो रहा आपका दंता। याद रखेंगे आप, दंते वर्ण, कौन से वर्ण है ये, दंते वर्ण। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके, ली, ये संस्कृत में काम आता है। तय वर्ग, और तय वर्ग में कौन कौन से देखिए आप, तय, थ, द, ध और ये न, थ, थ, द और न। ल और स, ल और ये स। इस प्रकार से नंबर 3 और नंबर 4 आपके पूरे हुए। ऋतुलक्षणम मुर्दा, ऋतुलक्षणम दंता। नेक्स्ट आपका इसमें है
उपध्यमानीयानाम ओष्टो, ये ओष्टो है, ये ओष्टो है। हम इसे कह सकते हैं ओष्टेवन, बिल्कुल ओष्टेवन है ये। अब इसमें कौन कौन से हैं? उ और पै वर्ग। पै वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं आपको पता है? पै, फै, बै, भै और ये म। इस तरह से इनका प्रयोग हो रहा है। ऋतुषणाम मुर्दा, लिलतुषणाम दंता, उप मध्यमानिम ओष्ठो, ये उ और उ, ये री और ये तवर्ग, ये री और ये तवर्ग। इस तरह से आप आगे से आगे चलते जाएंगे। इसके बाद आता आपके पंचम वर्ण, यमंगना नाम नासिके, जिसे हम कह सकते हैं पहले नासिका, फिर हो जाएगा ये नासिके वन। ये नासिके वन है। नासिके वन कौन कौन से हैं? देखिए आप, ण, यानी यहां पर ये ण भी आएगा, सॉरी, ये ण, फिर ये नाम, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास। इसके बाद देखिए आप ये मैं, इसके आप बाद देखिए आप ये न, इसके बाद में ये वाला न और ये न। इस प्रकार से ये 5 इसमें आ गए। आप कह सकते हैं सीधी सीधी सिंपल सी बात है, कै चट पै के जो पंचमन आते हैं, ये बोल सकते हैं आप इसको न, ये मैं, ये न और ये न। देखिए न, मैं, न और ये न, ये हो गए 5। ये नासिके वर्ण बोलते हैं इन्हें। कौन से वर्ण बोलते हैं इनको हम? नासिके वर्ण। अब आगे देखिए आप इनको ऐसे से अलग कर लीजिए, देख करके आराम से। ये आ गया, ये आ गया, इसमें ये आ गया, ये आ गया। इस तरह आप इसको अलग करते जाइए। नेक्स्ट इसका ए द्वेतो कंठ तालु, ए द्वेतो कंठ तालु, कंठ तालु, इसे हम कहेंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वन। देखिए आप ये कंठ तालव्य वन है, ये है आपका ए और ये आई। ए द्वेतो कंठ तालव्य, ओ द्वेतो कंठोष्टम, ये तो आपको याद रखने के हिसाब से लिख रहे हैं। ए द्वेतो कंठोष्टम, यानी इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों आ जाए, इसे हम यहां बोल देंगे कंठोष्टे। कंठोष्टे वन है ये। कौन कौन से हैं? ये ओ और ये औ। और अंत में आ रहा आपका इसमें वैकार से दंतोष्टम, ये है आपका दंतोष्टम, इसे हम कह सकते हैं दंतोष्टे। ये हो जाएगा आपका दंतोष्टे। और इसमें है केवल वह। देखिए आप ध्यान से, अब ए द्वेतो कंठ तालु। देखिए आप कंठ और तालु इसलिए बोलते हैं इनको। देखो ये ए, जो ये ए आपका जो मिलकर के बनता है, ये ए और ई से मिलकर के बनता है। सिंपल सी बात आपको अच्छी तरह मैंने पहले बता दिया। ए का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और ई का कहाँ से होता है? तालु से। दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? कंठ तालव्य। ऐसे ये ओ द्वेतो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ कैसे हुआ? ओ किससे मिला करके बनाते हो आप? इस ओ को कैसे मिलाओगे? किससे बनेगा ये बताइए आप। इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप ए प्लस उ तो करोगे, तो ए कहाँ आया? कंठ। ए को है विसर्जनम कंठ, कंठ। उसके बाद में क्या? उ आया। उ कहाँ आया? उप मध्यमानिम ओष्ठ। दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? कंठोष्ठ। ये कंठोष्ठ वन है, यानी ये अलग अलग तरह से ये कंठोष्ठ वन आ गया आपका। ये दंतोष्टे आ गया, ओनली दंतोष्टे। देखिए आप, ये दंतोष्टे है यहाँ पर, दंतोष्टे, ये दंतोष्टे वन है। दंतोष्टे वन वह ओनली। अगर एग्जाम पूछा जाए कौन सा है? ओनली वह। अब ध्यान से देखिए आप, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार अपने दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। उच्चारण स्थान के आधार पर ए को है विसर्जन कंठ, इसे हम कंठे वन बोलेंगे। ए आ विसर्ग कै वर्ग में पांचों आ गए और आपका है आ गया इसमें। ईचु ऐसा नाम तालु, जिसे हम तालव्य वन बोलते हैं। ई चैवर्ग के पांचों आ गए, ये और से। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप,
ऋतु सर्वनाम मुर्दा, हिंदी में याद रखोगे मूर्धन है, री टैवर्ग टैटन है, और रे और से का उच्चारण स्थान ऐसे होता है। ऋतु सर्वनाम दंता, ये ली संस्कृत में काम आता है, तैवर्ग तैथन है, और ल और से आपको याद रखना है। उपपद्यमानिम ओष्ठो, इसे हम कहते हैं ओष्ठेवन, ये उ और उ और पैवर्ग इसमें आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओष्ठेवन। यमंगना नासिका, ए द्वेतो कंठ तालु, ये ओद्वेतो कंठोष्टम और वेकार से दंतोष्टम, ये पांचों वन, प्रत्येक जो आपका वर्ग उसके पंचम अक्षर नहीं है। और एद्वेतो कंठ तालु कंठ तालव्य हो जाएंगे, ओद्वेतो कंठोष्टम हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ ए और ऐ होता है, और वेकार से दंतोष्टम ओनली वे दंतोष्ठ है। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये जो पंचम अक्षर है, ये जो पंचम अक्षर है ये देखिए आप अलग से भी दिया हुआ है, और ये अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में भी आता है। जैसे मान लीजिए कु है, विसर्ग जननाम कंठ है, क वर्ग आया आपका, ध्यान से देखना दोस्तों, क वर्ग में पंचम अक्षर वहां पर भी आता है। मान लीजिए वो दे दिया और आपसे ऐसा पूछ लिया न का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। अब वहां पर आपको नासिका भी ऑप्शन दे रखा है और कंठ भी ऑप्शन दे रखा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको कंठे वर्ण मानेंगे या फिर आप उसको नासिके वर्ण मानेंगे, बताइए। वहां हम इसको नासिके वर्ण मानेंगे प्रथम दृष्टया, यानी प्रथम दृष्टि से, क्योंकि इनका वर्गीकरण अलग से किया गया है। ये नासिके वर्ण है तो वहां नासिके वर्ण मानेंगे। दोनों अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो पहला इसका आंसर नासिके ही होगा। अगर मान लीजिए इसमें दो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, केवल कंठ दे रखा है, तो फिर आपका ये हट ही जाएगा, ये आ जाएगा आपका कंठ, और कंठ आते आपको ध्यान अच्छी तरह से आप कंठे वर्ण कर दोगे इसको। तो ये इसमें जो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो ये व्यंजनों का वर्गीकरण था, ये किस आधार पे था, ये स्थान की विविधता के आधार पर। ये हमारा व्यंजनों का पार्ट 1 आज कंप्लीट हुआ है। इसका पार्ट 2 जो प्रेतन के आधार पर वर्गीकरण है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमने जो शुरू में जो वीडियो बनाया था वह वीडियो था आपका हिंदी की सामान्य जानकारी, भाषा वगैरह से रिलेटेड। नंबर 2 जो आपका वीडियो बना वो था वर्ण के आधार, वर्ण वगैरह क्या होते हैं, और वर्ण के साथ में स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण होगा। आज ही आपका 30 नंबर का है, तो आप किसी भी क्लास को मिस न करें। अगर कोई भी विद्यार्थी नया आता है तो पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि उन दोनों में कॉम्बिनेशन हो सके और आप किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में न रहें। धन्यवाद विद्यार्थी, धन्यवाद दोस्तों।